अब मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे मंच पे अतिथि बैठे हैं उनका पुष्प और बैज फूल भेंट करके उनका स्वागत करें। अगर बहनें हमारी आवाज़ सुन रही हों तो बिना विलंब किए आप हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए। और हम लोगों के टॉक शो की गाड़ी जो है अपने निर्धारित समय से 35 मिनट विलंब से हम लोग चल रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग सही समय पे पहुंचेंगे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए। और जो इस पे सवारी कर रहे हैं हमारे मंचासीन अतिथि, अगर हाथ थक जाए तो बगल वाले को बजाने के लिए कह दें, आप थोड़ी देर तक रख लें तो बारी बारी बजाते रहेंगे तो लगातार बजता रहेगा। ये सम्मान केवल इन्हीं लोगों का नहीं, आप लोगों का भी है, क्योंकि देखने वाले का उतना ही सम्मान होता है जितना पाने वाले का सम्मान होता है। तो इसलिए आप अपने को वहीं से गौरवान्वित महसूस करें कि सम्मान हमारा हो रहा है। और इस आनंद सरोवर के प्रांगण में आप लोग 2 दिन से हैं। मुझे लगता है कि सब लोग आनंद के सागर में डूब रहे होंगे। खाने पीने से लेके और रहने तक कभी व्यवस्था ऊपर नीचे हो गई हो तो ज़रूर उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बहुत खूबसूरत, अति सुंदर। इस तरह की करतल ध्वनि मुझे नहीं लगता कि पूरे 2-3 सत्रों में बजी होगी। ये पहला ऐसा सत्र है जिसमें लगातार करतल ध्वनि बजती रही है। अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं। और दूसरा ये है कि मैं जो हमारे मंचासीन अच्छा हमारा भी सम्मान करेंगे, ले आइए। ये हमारा सम्मान नहीं आप लोगों का है, मैं अपने दिल से समर्पित करता हूँ आप लोगों को। क्या यहाँ आदिवासी इलाका है तो जो पिछड़े इलाके में लोग बैठे हैं कृपया आगे की सीट ग्रहण कर लीजिए। आपके लिए नहीं है, बीपीएल रेखा में नहीं, आप आगे आ जाएं। अच्छा फूल, थैंक यू। तो मैं आग्रह कर लाइन छोड़ दिया आप लोगों ने। एक डॉक्टर जुबैर खान इंदौर से आए नहीं आए हैं वो, हाँ उनका वो नहीं आए हैं। जुबैर खान जी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनके यहाँ कोई तकलीफ़ हो गई है ऐसी सूचना मिल रही है। उनकी सीट खाली या तो हटा दीजिए या किसी को बिठा दीजिए। अच्छा नहीं, उस फोटो में वो खाली आएगी ना। हाँ आएंगे नहीं, फाइनल नहीं आएंगे, वो आ गया, सूचना आ गई नहीं जी। तो नेम प्लेट हटा दीजिए। हाँ नेम प्लेट भी हटा दीजिए, कुर्सी भी हटा दीजिए, या अगर बैठने आप चाहें तो बैठिए बस। नहीं। अच्छा मैं इधर आ जाता हूँ किनारे वाले से। मैं अपने तमाम हमारे जो मंच पे उपस्थित लोग हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने समय का दुरुपयोग मत कीजिएगा और 2-2 मिनट में इस सब्जेक्ट को खोलिएगा और फिर बीच में ये लोग आपके सब्जेक्ट को पकड़ के और आपसे ही सवाल पूछेंगे। तो जितना आप कम समय का सदुपयोग करेंगे उतना ही इन लोगों से भी ज़्यादा समय मिलेगा और जो सत्र हमारा रोचक होगा। और मैं समझता हूँ कि मैं अगर आप लोगों का बायोडाटा पढ़ूँगा तो हम लोग ऑलरेडी विलम्ब में हैं और समय विलम्ब हो जाएगा। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि हम आपका बायोडाटा ना पढ़ूँ, आपकी बोली आपकी पहचान होगी। आप जो बोलेंगे सब लोग समझ जाएंगे कि आप कैसे हैं। वैसे भी सब लोग अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ अरुण अरोड़ा जी से, डायरेक्टर हैं स्ट्रेटजी एंड कम्युनिकेशन, चेतक फाउंडेशन दिल्ली से। और मैं समझता हूँ कि सर आपके को देख करके ऐसा लग रहा है कि आपका तजुर्बा बहुत लंबा चौड़ा है और बायोडाटा भी मैं देख रहा हूँ कि आपका बहुत लंबा चौड़ा है। तो मैं इन लोगों के साथ न्याय कर रहा हूँ कि आपका बायोडाटा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप इस सब्जेक्ट पे जो झूठी खबरें हैं, जो आज का सब्जेक्ट है कि गलत सूचना और फर्जी खबरें एक चुनौती है या अवसर है, ये दोनों में से अपने 5 मिनट पे इस पर अपना फाउंडेशन का मुझे याद आया कि इसका नाम है राजयोगा। अंग्रेज़ों ने हमारे बहुत सारे नामों का नाम बिगाड़ दिए। योग को योगा कहने लगे, राम को रामा कहने लगे, कृष्ण को कृष्णा कहने लगे, रामायण को रामायणा कहने लगे। आज मैं कोट करना चाह रहा था सुकरात को, तो सोक्रेटिस कहने लगे उनको। तो लेट अस रिवर्ट टू आवर ओरिजिनल नेम्स, राम, कृष्ण, महाभारत, रामायण, योग।
योगा कहने के बजाय। तो एक जस्ट ऑब्जर्वेशन था। दूसरा मुझे लगा कोई आज फेक न्यूज़ आया कि आज का इवेंट कैंसिल हो गया, इसलिए काफ़ी सारे ऑडियंस पहुंच नहीं पाए। लगता फेक न्यूज़ का असर हो गया कि कुछ लोग रुक गए वहाँ चाय पीने या घूमने चले गए, उनको लगा ये सेशन कैंसिल हो गया। तीसरा मैं सबको एड्रेस करना चाहूँगा, मेरे साथ में विद्वान को पैनलिस्ट हैं। आई एम ऑनर्ड टू बी स्पीकिंग विद देम एंड इतने लर्नेड ऑडियंस हैं। हम लोग जब कॉर्पोरेट में थे तो जब इंट्रोडक्शन देते थे बोलते थे आई थैंक द एंटायर ऑडियंस, अमेजिंग ऑडियंस, मीडिया एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आई डोंट नो मीडिया को लेडीज़ एंड जेंटलमैन में क्यों नहीं कंसिडर किया जाता। क्या मीडिया वाले, मैं भी मीडिया में रहा हूँ, सो आई कैन अफोर्ड टू क्रैक जैक दो दे से कि वी वेलकम मीडिया एंड वी वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो इससे मुझे एक छोटा सा जोक याद आता है कि एक महिला एक डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर अपने हस्बैंड के साथ। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप आइए अंदर, मुझे चेकअप करना है। तो अंदर जाती हैं, कहते हैं नहीं नहीं मुझे मेरे हस्बैंड को भी बुला लीजिए। तो कहते हैं नहीं नहीं चिंता की बात नहीं, आप आइए ना। कहते नहीं नहीं मेरे हस्बैंड को भी बुला लीजिए, थोड़ा अप्रहेंशन होगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आई एम ए डॉक्टर एंड आई एम ए जेंटलमैन। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं जानती हूँ आप डॉक्टर भी हैं, जेंटलमैन भी हैं, बट मेरे हस्बैंड बाहर एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट के साथ बातें कर रहे हैं। ही इज़ नीदर ए डॉक्टर नॉर ए जेंटलमैन। So it's not a reflection on media. I've been a media person myself, so that is where we'll begin. And also, I just would like to share this topic about. आप मुझे बता दीजिएगा जब move on करना है, so we can come to the next point. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So then let me continue this. नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको. So basically, when we talk of misinformation and fake news, who are the stakeholders? One stakeholder is broadly media. When I say media, media is the media we use to communicate. That is print media, electronic media, digital media, social media. फिर हम सब लोग मीडिया हैं या कॉर्पोरेट से हैं, हम सब लोग इंसान हैं. So we are receiving messages and then we are passing on those messages. So that is what we want to focus on, because for Government of India, regulatory authorities, we can have certain rules कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे ये सब एम्पलीफिकेशन होता है हम सब लोगों के द्वारा. सो कैन वी कंट्रोल आवरसेल्व्स? टुडे आई अर्ज माई सेल्फ, व्हाट इज दैट आई कैन डू टू स्प्रेड द एम्पलीफिकेशन ऑफ फेक मीडिया एंड मिस इन्फॉर्मेशन. सो व्हाट इज दैट आई कैन डू? सो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक मजदूर होता है जो गोल्ड माइंस में काम करता है. तो वो खोदने लगता है तो कुछ गंदी रेत निकलती है, और खोदता है और खोलता है, फिर मिट्टी निकलती है, और खोदता है और गंदी मिट्टी निकलती है, और खोदता है. फाइनली उसको जाके गोल्ड मिलता है. तो उसने डिड ही बॉदर अबाउट इतनी गंदी मिट्टी मिली, उसका फोकस कहाँ था? गोल्ड पे. तो अच्छी चीज़ों को देख रहा था, उसको अच्छी चीज़ें मिली. एट द सेम टाइम ही केप्ट इग्नोरिंग ऑल द डस्ट एंड डर्ट दैट वाज कमिंग हिज वे. सिमिलरली हमारे पास भी बहुत सारी नेगेटिव खबरें आएंगी. इफ़ वी कैन रिमेन फोकस ऑन गुड न्यूज़, देन हम लोग गोल्ड पे फोकस कर पाएंगे, वही आगे पास ऑन करें. अगर हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ को नहीं शेयर करें, नहीं आगे पास ऑन करें, तो हम लोग ये एम्पलीफिकेशन होने से बचा लेंगे इस चीज़ का. एक तो ये था. दूसरा ये था कि एक बार सुकरात जिसको बोलते हैं, सोक्रेटिस, उनके पास एक सज्जन आए. वो बोले कि आपने सुना, मैंने पता आपके दोस्त के बारे में मैंने क्या सुना. तो बोलते हैं रुको मुझे ये बताओगे कि मेरे दोस्त के बारे में क्या सुना. तो मैं आपसे 3 फिल्टर टेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो मुझे कहने जा रहे हैं आपको पक्का है कि सच है. कहता है नहीं ये तो पक्का नहीं है. कहता है अच्छा चलिए छोड़िए, आप मुझे ये बताइए जो आप बताने जा रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है. कहता है वो तो बहुत बुरा है. कहता है अच्छा तीसरे बात बताइए कि आप मुझे जो बताने जा रहे हैं उससे मेरा या किसी और का फ़ायदा होगा. कहता है आई एम नॉट श्योर. कहता जो मुझे बताने जा रहे हैं आपको मालूम नहीं सच्चाई है कि नहीं, आपको मालूम नहीं अच्छा है या बुरा है, और आपको मालूम नहीं मेरे लिए फ़ायदा या नुकसान है, तो मैं नहीं सुनना चाहूँगा, आप ऐसी बात मत बोलिए. तो इसलिए हमारे पास जब भी कोई मैसेज आए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लेट अस मेक दैट असेसमेंट कि वो मैसेज ट्रूथफुल है, ऑथेंटिसिटी है, किसी के लिए भलाई करेगा तो पास ऑन करें, नहीं तो नहीं पास ऑन करें, सिंपली इग्नोर इट. So I'll just take a pause so that other participants can also participate. We'll come back to this. थैंक यू सर, बहुत बढ़िया. मैसेज तो आजकल सर रात को अगर किसी की नींद खुद से जाए तो उसको और 10 जगह शेयर करते हैं, वो नहीं देखते हैं कि झूठा है कि सच है. ये हमारे लिए चुनौती है. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सब्जेक्ट पे अपना विचार रखा समय का सदुपयोग करते हुए. अब हमारे बीच में हैं
ओम प्रकाश घिमिरे जी न्यूज एडिटर हैं netiznepaal.com। बड़ा टेढ़ा नाम रखा आपने इसका, वरना बोलने वाला अगर ठीक से ना समझे तो बोल ही नहीं पाएगा। आप नेपाल से आए हैं, भारत के पड़ोसी हैं, और आपका भी बायोडाटा ठीक ठाक है, तो मैं समझता हूं कि आप अपना वक्तव्य रखिए। इन्होंने जो सुनाया है उससे कितना आप सहमत हैं। अगर इतर इससे कोई आपका विचार है तो 5 मिनट में रख दीजिए, फिर लोगों से हम बातचीत करेंगे। Thank you so much. Om Shanti. First of all, I would like to thank you. My apology for the language barrier, because I understand Hindi, but the speaking is not good, so it may lead otherwise of my information. So let me speak in English. Sorry for the inconvenience. क्या तमिलनाडु के लोगों से भी ज़्यादा खराब हिंदी है आपकी? तो अगर थोड़ी मिलती जुलती हो तो अच्छी लगेगी आपकी हिंदी, आप समझिए तो सही चीज़ को। तो आधा आधा बोल लीजिए, आधा नेपाल का रख लीजिए, आधा हिंदुस्तान का रख लीजिए। Okay, thank you. I have been practicing. Let me share my experience of Nepal. I have been teaching in university for last 15 years, and I have been practicing journalism for around 25 years. The fake news was practiced before 2 decades in Nepal. Let me share the experience of Nepal. The fake news is also getting disseminated in this time as well. We have one event, one case that 2 decades ago, one of the leading daily newspaper of Nepal published a news about a person who is non-resident Nepali. He came back to the country and he claimed that he was one of the richest NRN in the world, and he was doing very good business, having lots of properties. The media owner got tempted, and he invited to participate in a very renowned talk show TV program, and asked him to give the interview about his profile and his progress. He gave the interview by claiming that he was doing very nice business and he held lots of property. The hidden interest was that the media owner wanted to invite the investment in his media business. But the newspaper's editor rejected to publish that interview because he wanted to verify the news, whether that was right or wrong. However, the owner pressurized him to publish the news tomorrow's issues. Television broadcasted the interviews, but the newspaper's editor rejected. But the interview published. That was the case of his ethics, and the editor resigned from his position. Later on, it came to know that that was the fake news, and the trust on the newspapers of the public getting down and decreased. After a decade, the same newspaper published a news about a girl who found 9 million Nepalese rupees in a public bus, and she returned that money to the owner. Our president appreciated her. He called that person, that girl, and appreciated her. But after some days, that news was also fake. And the persons and other newspaper asked her, why did you lie in this way? She answered that because she wanted to be viral in the public. So she lied and she got covered. Such kind of misinformation which caused fake news have been published in newspaper. That is one kind of trend. But in this time, lots of newspapers, especially connected to the digital platforms, are increasing, and the trend and number of fake news is increasing. In my experience, why this is happening?
It becomes because information is the raw materials of any news. If the information is started from disinformation, malinformation, and misinformation, obviously the news is characterized by fake news, which lead the society in the bad way. That decrease the trust on the media of the public, and it also disseminate the bad impact to the society. That's why we have to rethink to minimize the fake news. It should be, the correction measures should be started from the information, which is the raw materials of the news. So if we start from that point, we can minimize the fake news. Thank you. थैंक यू हिमरे साहब। मेरे को ये आज वो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ तो अभी दोबारा मेरे दिमाग में कुछ और घूम रहा है, और मैं अगले वक्ता की तरफ जाऊँगा। बीच में से मैं किसी से जानना चाहता हूँ कि इसमें है गलत सूचना और फर्जी खबरें। आप समझ रहे इस बात को? गलत सूचना और फर्जी खबरें, कौन इसमें बता सकता है कि फर्जी खबर क्या है और गलत सूचना क्या, और दोनों में डिफरेंस क्या बिटवीन में? कोई एक व्यक्ति टोटली गलत मना फेंक दो, ऐसा? इधर आके ठीक हो गया। आप अब इन्होंने बता दिया, आप मुझे ये बता दीजिए कि गलत सूचना और फर्जी खबरें दोनों में अंतर क्या है? कोई इसमें से बता सकता है? आइए, माइक है इधर, माइक है यहाँ पे। आप आने में पूरा टाइम लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना? नहीं सर, बहुत जल्दी। गलत सूचना तो जैसे मेरे पास कोई गलत सूचना आई, वो गलत सूचना है। अगर वो छप जाती है कहीं पर भी न्यूज़ में या प्रिंट मीडिया में, तो वो फर्जी खबर होगी। जब तक मेरे पास है वो केवल सूचना ही है। क्या कह रहे हैं? रुक क्यों गए? अरे बोलिए तो सही। हम ये कह रहे हैं सर कि गलत सूचना, जब मेरे पास कोई सूचना मिली, नहीं मैंने गलत सूचना मैंने क्या, कोई भी जैसे मान लो प्रधानमंत्री की डेथ हो गई, ये मेरे पास अरे अभी जिंदा है भाई, अभी उनको मत करिए ऐसा। तो फर्जी खबर तभी तो तहलका मचाएगी। तो छोटा सा उदाहरण दे दीजिए, इतना बड़ा उदाहरण मत दीजिए। हाँ चलिए, किसी ने कह दिया कि आपने सफेद, आपने लाल नहीं, आपने सफेद कुर्ता पहना, इसी को समझ लीजिए ना। हाँ, हमने सफेद कुर्ता पहना है। हाँ। लेकिन लोगों को तो दिख रहा है ना भाई कि ये नहीं, बट लोग, आप तो लाल पहने, आप ही कह रहे हैं हम सफेद पहने हैं, और तो लोगों को तो दिख ही रहा ना लाल पहने हैं। आप ये कह दीजिए कि हम लाल पहने हैं, मान लो कोई कह रहा है कि सफेद पहने, तब ना गलत हुआ जी। जी। हाँ। अगर वो खबर हमारे पास सूचना ही है तो वो सूचना ही रहेगी, और हम अगर उसको प्रिंट मीडिया या कहीं पर भी उसको चलाते हैं तो वो फर्जी खबर बनेगी। जब तक हम उसको मतलब पब्लिश नहीं होती है तब तक वो केवल सूचना ही रहती है। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि अगर हम अंदर से चोर हैं और कहीं चोरी पे हमारा कोई प्रमाण सिद्ध हुआ नहीं, अगर मेरे को किसी ने कह दिया कि तुम चोर हो, तो गलत है कि सही है? अगर आपने किसी ने आपको चोर कहा तो अभी तक जब तक प्रूफ नहीं हुआ तो कैसे कह देंगे आपको चोर है? आप अंदर गिरफ्तार करेंगे आपको पुलिस, तभी तो आप चोर घोषित होंगे ना। बहुत बारीक रेखा है इसकी। चलिए, थैंक यू। मैं अब इसी पे मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी हैं, चीफ डेस्क एडिटर हैं पीटीआई के। पीटीआई अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है मिश्रा जी। और अभी जो ये भाई साहब आए थे लाल कुर्ता वाले, तो उस पर हुई, और फिर भाई साहब ने जो बताया कि फर्जी खबर वाला, हेलो, इसमें आप बताइए कि ये जो गलत सूचना और फर्जी खबर, पहले तो इसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए आप। मैं समझता हूँ कि मुझे आपको देना चाहिए। देखिए, बहुत अंतर तो नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे सूचना, कुछ घटना घट गई और उसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं और आपकी रिपोर्टिंग गलत हो गई, तो वो एक गलत सूचना हो गई। लेकिन अगर टोटल का टोटल जो इंसिडेंट ही आपने फ्रेम कर लिया, बना लिया, तो बिल्कुल ही खबर फर्जी हो गई, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो ये अंतर आप
समझ सकते हैं। हालांकि बहुत औचित्य नहीं है ये जानने का कि जितना बड़ा मुद्दा है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये मैं बोल भी लूँ अपना पूरा, मुझे मैं बोल भी लेता हूँ। ये क्या है कि मैं गुस्ताखी इसलिए फोन करने की कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति का दौरा है तो अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। आप अपना कंटिन्यू कीजिए, कोई बात। ठीक है। ऐसा है कि जो फेक न्यूज़ है जिसके लिए हम लोग सारे टॉक शो कर रहे हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा है किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में कि हम लोग जनरल जो अभी व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करके कहीं वायलेंस हो जाता है इतना तक ही समझ रहे हैं। होता क्या है कि इससे पूरी गवर्नमेंट ही बदल जाती है। आपको पता होगा वो इंडिया में ही नहीं, जहाँ पे बहुत मीडिया लिटरेसी है, जहाँ पे लोग समझते भी हैं सूचना को, वहाँ पर न्यूज़ को, वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं कितना बड़ा भूचाल ला देती हैं। एक घटना होती है, हिलरी क्लिंटन बिल्कुल कैंपेन में आगे होती हैं और एक पिज़्ज़ा गेट आ जाता है, एक फर्जी कह लीजिए या फेक न्यूज़ आती है कि ISIS को वो वेपन सप्लाई करती है और इसका पूरा इम्पैक्ट वहाँ के पूरे चुनावों पे पड़ जाता है। तो फेक न्यूज़ का जो मुद्दा है एक्चुअली वो बहुत बड़ा मुद्दा है। गलत खबरें भूचाल ला देती हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में, और सच्चाई तो ये है कि इसका क्लियर कट सॉल्यूशन भी नहीं है। और हम लोग केवल रिस्पॉन्सिबल होके अच्छी मीडिया के जैसे PTI है, मान लीजिए PTI का फैक्ट चेक चलता है, अपना ऑथेंटिकेशन के लिए सारे जर्नलिस्ट ट्रेन किए जा रहे हैं और हम लोग फैक्ट चेक निकालते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसको जितने ऑर्गेनाइजेशन है मीडिया का या गवर्नमेंट बॉडी है या टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, मेटा हो, इन सबका ही एक रोल है। थोड़ा सा डिस्कशन और आगे जाएगा तो मैं अपनी बात और अच्छे से इसको रखूँगा, लेकिन आप ये फ़िलहाल तो मैं ओपन इसी से करना चाह रहा हूँ कि चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे जैसे अभी ब्रह्म कुमारी ये ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पब्लिक हो, मीडिया में भी लिटरेसी बढ़े, लोगों को मतलब इस तरह से ट्रेनिंग हो कि लोग स्केप्टिकल हों, क्वेश्चनिंग करें कि ये न्यूज़ सही होगी नहीं होगी, भीड़ चाल में न चलें। तो चाहे गवर्नमेंट बॉडी हो, वो भी इस तरह से नहीं कर सकती, बस खाली प्रमोट कर सकती है कि जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उनको सपोर्ट करें। लेकिन अगर वो सेंसरिंग करने लगेंगे तो फिर वो एक और प्रॉब्लम आ जाएगी जिसको पुलिसिंग कह सकते हैं, या मीडिया की स्वतंत्रता पे ही पूरा वो होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी मीडिया जो टूल्स हैं जहाँ से ये फेक न्यूज़ वाले मोनेटाइज होते हैं, मतलब पैसे कमा रहे हैं, उनको भी जैसे मेटा है मान लीजिए, व्हाट्सएप जिसको कह रहे हैं आप, व्हाट्सएप अगर कुछ इस तरह का इंटरनल मैकेनिज़्म बनाए कि जो फेक न्यूज़ क्रिएट कर रहा है अगर हो तो उसके अकाउंट्स बंद हों या उसका मोनेटाइजेशन ऐड एजेंसीज जो आती हैं वो कम करें, तो ये कुछ हैं सॉल्यूशंस जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी फेक न्यूज़ खुलने दीजिए थोड़ा, प्लीज़। मना आप और बोलना चाह रहे हैं? बोलेंगे, आएगा नंबर जब नहीं तो ये लोग पूछेंगे फिर बोलिएगा आप। हाँ, जब डिस्कशन खुलेगा बोलेंगे। हाँ, ये कहेंगे तब बोलिएगा। हाँ, बिल्कुल। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से रखा। और मैं एक, हम लोगों के पास हमारे कुछ मित्र हैं, जैसे साकेत जी हैं, तुषार बाबू हैं, यहाँ के जर्नलिस्ट हैं। एक खबर जो है लगातार हर 2 साल पे सर्कुलेट होती है। मैं यहाँ NDTV में काम भी करता हूँ और ये हमारे मित्र हैं जी में, और एक ये अपने ABP में काम करते हैं। एक खबर है जो हर 2 साल पे सर्दियों की दिनों में सर्कुलेट होती है, वो और है कहीं और की, कि वो एक साधु बाबा हैं और वो बैठे हैं और शेर जो है, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और कोई उस पर लिख के भेज देता है कि ये सिरोही की खबर है। हमारे चैनल से, डेस्क से पता नहीं 2-3 बार तो फ़ोन आ गया। हर सर्दियों में फ़ोन आता है कि ये खबर आपके यहाँ की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस खबरों को कौन सा दर्जा देंगे? झूठी खबर, फर्जी खबर, गलत सूचना? कौन बताएगा इसमें से? हैं? रिपीट कर दूं? अगर कोई 4 साल पुरानी कहीं की घटना और आपके गांव की घटना बता के अगर हर 2 साल पे उसको सर्कुलेट कर दी जाए, तो इस खबर को किस श्रेणी में रखेंगे? गलत सूचना, फर्जी खबर या कुछ और? जी, कितने लोग गलत सूचना मानते हैं और कितने लोग फर्जी खबर मानते हैं?
अरे जब आप ही लोगों में संशय है तो फिर कौन बताएगा भाई? आधे लोग आधा आधा उठा उठा के रख दे रहे हैं हाथ। पूरा दिल खोल के उठाइए ना। कितने लोग समझते हैं कि फर्जी खबर है, वो हाथ उठाइए। और कितने लोग मानते हैं कि गलत सूचना है? लो, तो जो लोग किसी में नहीं हाथ उठा रहे वो किसी को मान रहे हैं? देखिए, ये सब्जेक्ट हम लोगों के चिंतन का है। पत्रकार को समाज का बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है, और अगर हम और आप इस चीज़ को बहुत गंभीरता से नहीं समझेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यह सवाल कोई एक बच्चा अगर हमसे पूछ दे कि ये हमारे समाज के प्रहरी लोग हैं, तो उसको उत्तर तो चाहिएगा ना जी। अगर आप उसको उत्तर नहीं दीजिएगा तो क्या कहेगा? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर हम मंचासीन अतिथियों से भी पूछूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसको गलत सूचना कहेंगे, फर्जी खबर कहेंगे, या कुछ और कहेंगे? अरे माइक है ना इधर। हाँ, आप तो पूरा ऐसे पूरा मोबाइल रख रहे हैं जैसे पूरा अखाड़े में जा रहे हैं। चलिए ना, बताइए। वो अपने में बिजी है ना, उनके पीछे रख लीजिए आप। अरे भैया एक दे दो ना माइक उनको। आप भी इतना क्यों सोच रहे हो? उधर दे दो, पकड़ा दो। जैसे आपने बात कही कि सिरोही के अंदर शेर की बार बार वीडियो वायरल हो रहा है, तो एक प्रकार से फर्जी खबर है। वो कहीं ना कहीं की तो खबर है, लेकिन वो फर्जी खबर इसलिए वायरल हो रही है कि उसको सिरोही में दिखाया जा रहा है। हालांकि मैं दैनिक भास्कर से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे भास्कर के अंदर एक फैक्ट चेक एक्सप्लोजर के नाम से हम जो फर्जी खबरें हैं उनकी तहकीकात करते हैं और उन तक पहुँचते हैं, और उसका हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ये खबर फर्जी है, ये सूचना गलत है। ठीक है, मैं इस पे मैं बात करना चाहता हूँ जितेंद्र द्विवेदी जी से। ऑल इंडिया रेडियो में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और हमारे बड़े पुराने मित्र भी हैं। जितेंद्र जी बताइए ना कि इसको क्या कहेंगे? ये जो मामला चल रहा है इसको ज़रा क्लियर कीजिए। ऑल इंडिया रेडियो को लोग सुनते हैं और आज मोदी जी ने तो इसको का मान बढ़ा दिया। और देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, जितनी मेरी समझ है, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। जो हम कह रहे हैं कि भ्रामक खबर या झूठी खबर और मिस इन्फॉर्मेशन, तो खबर यदि कोई है तो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई चीज़ चल रही है जिसका तथ्यों से और सत्यता से सरोकार नहीं है, तो झूठी या फर्जी खबर होगी। और ऐसी सूचना जो आपके फ़ोन में आई, कहीं से भी किसी ने भी क्रिएट की उसको और आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में कि कल का पूरे राज्य के अंदर अवकाश है, बच्चों की चोरी हो रही है, एक ग्रुप है, एक गिरोह है, वो बच्चों की चोरी कर रहा है। आपको मिसलीड किया, आपके दिमाग में आई कि अच्छा बच्चा चोरी हो रहे हैं, और किसी बच्चे से कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति किसी बच्चे से बात करने लगा और एक भीड़ आई और उस बच्चे के ऊपर हमला करके जो बात कर रहा है एक व्यक्ति, उसकी आपने हत्या कर दी। दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन। किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य खराब है, उसको आपने, किसी व्यक्ति ने आपके पास आई सहजता से खबर, आपने व्हाट्सएप पे बता दिया उनका निधन। दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन। कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं पर आपने देखा कि साधारण घटना हुई है, किसी ने ये बता दिया कि वहां पर दंगा हो गया और वहां पर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन। अभी उदयपुर में दंगा हुआ था। इस प्रकार की घटनाएं खूब हुई थी। तो मुझे जो लगता है मोटे तौर पर मिस इन्फॉर्मेशन और फर्जी खबर में ये फर्क है। फर्जी खबर होती है, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, जानबूझकर भी उसको समाज में फैलाई जाती है। आपने एक और जब इस वार्ता को प्रारंभ किया था, एक प्रश्न किया था, क्या जो चुनौती है फर्जी खबर और मिस इन्फॉर्मेशन या अवसर है? दोनों चीजें हैं। कैसे? उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप जो मिस इन्फॉर्मेशन और जो फर्जी खबरें हैं उसके पीछे ये जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, इसके पीछे पूरी दुनिया समझने का प्रयास कर रही है और पूरी दुनिया इसका दोनों तरफ से आप उपयोग कर रही है। अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है, अपने फायदे के लिए कर रही है।
तो जो अपने फायदे के लिए फर्जी खबरों का उपयोग कर रहे हैं वो तो हो गया उनके लिए अवसर, और जो इसका दूसरे पक्ष को नुकसान करने के लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए हो गई चुनौती। लेकिन आज हमारा ऐसा कोई समाज का या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इन फर्जी खबरों से और मिस इन्फॉर्मेशन है दोनों से प्रभावित नहीं हो रहा। स्टार्ट करते आंतरिक सुरक्षा से। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है, सामाजिक सद्भाव और समरसता सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। राजनीति में बहुत बड़ा इसका प्रभाव है, लोग बाग अपने फायदे के लिए फर्जी खबरों को प्लांट कर रहे हैं और साथ ही साथ कई देशों में तो परिणाम तक बदल देते हैं। अभी आपका मित्र है बांग्लादेश, कहीं ना कहीं वहां पर भी हुआ है कि मिस इन्फॉर्मेशन का भी सहारा लिया गया, प्लांट की गई चीजों को किस प्रकार प्लांट करना है। तो कम्युनिकेशन एक टूल है। एक बात और बताएं हम कमल भाई साहब, देखिए जिस प्रकार तकनीक है 21वीं सदी में तो मीडिया पत्रकारिता नहीं बचा, ये तकनीक हो गया, टूल है। सिटीजन जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति पत्रकार है। आप यहां से जितने बैठे हैं सबके पास एंड्रॉइड फोन है और आप सबके पास अब कम्युनिकेशन का टूल आ गया, आप सब पत्रकार बन गए। तो ये तकनीक को हमने, जैसे बंदूक एक तकनीक है, बंदूक तकनीक है, कलम भी एक तकनीक है, आपका गोला बारूद लिए टैंक भी एक तकनीक है। तो हमने हर व्यक्ति को ये टूल दे दिया, लेकिन टूल की समझ विकसित नहीं की कि इसका किस प्रकार उपयोग करना है, कितनी सावधानी से करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। एक और उदाहरण मैं दे दूं, जो आपने पूछा था कि चुनौती है अवसर। एक बहुत बड़ी कहानी है, कसाब मुंबई अटैक हुआ था, कसाब पकड़े गए थे जो पाकिस्तान के आतंककारी हमारे यहां पर आए थे। तो खबर प्लांट करवाई गई जानबूझकर कि कसाब को अपनी मम्मी की याद आ रही है, वो तो इनोसेंट है और उसको सजा होने वाली थी फांसी की। तो ये खबर 3 4 5 बार आई और लोगों का भी मन होने लगा कि नहीं यार ये इनोसेंट है। कहीं ना कहीं जन भावना में जनमत का निर्माण होने लगा कि सॉफ्ट कॉर्नर हमारा विकसित हो जाता, अच्छा ये तो अभी तक 20-22 साल का ही है। तो एक और खबर आई कि कसाब ने बिरयानी मांगी, कसाब को बिरयानी की आदत हुई। तो उनके वकील थे उज्जवल निकम, तो एक बार आए थे जयपुर, हमने पूछा कि साहब वो जो खबर आई थी वो किस प्रकार आई। तो उन्होंने अनौपचारिक टिप्पणी में बताया कि यार जो खबर पहले हुई थी कि कसाब को अपनी मम्मी की याद आ रही है और वो भी सॉफ्ट कॉर्नर कहीं न कहीं जनता का क्रिएट करने के लिए प्लांट करवाई गई थी। फिर हमने सोचा कि इससे कैसे निपटा जाए, तो हमने भी एक खबर प्लांट करवाई कि कसाब ने बिरयानी मांगी। तो ये दोनों ही है, अवसर भी है और चुनौती भी है। थैंक यू, बहुत बढ़िया विश्लेषण। अगर मान लीजिए कि गांव में एक सियार को गीदड़ कहकर के अगर खबर चला दे तो गलत सूचना है या फर्जी खबर है? आजकल बहुत है ना, वो आजकल यूपी में बहुत चल रहा है वो गीदड़, क्या भेड़िया बच्चों को, लोगों को काट रहा है ना आजकल। तो कल मैंने कहीं पढ़ा कि किसी पत्रकारों ने, 1-2 पत्रकारों ने सियार को, जो सियार होता है उसको भेड़िया चला के और खबर फैला दी और पूरा दहशत का माहौल हो गया। तो ये गलत सूचना है या फर्जी खबर है? है? आप लोग ही सोचिएगा तो फिर क्या होगा। है? क्या है, गलत सूचना है फर्जी खबर है? ये तो फर्जी खबर है ना जी। अरे सूचना कोई थोड़ी दे रहा है आपको, ये तो फर्जी खबर सीधे सीधा जो मेरा विवेक कह रहा है, ये तो फर्जी खबर है ना कि आप सियार को आप भेड़िया चला रहे हैं। खबर फर्जी है या सूचना गलत है? ठीक है, मैं जो है गोपाल नरसिंह जी सोच रहे होंगे कि पता नहीं मेरा टाइम आएगा कि नहीं। सर आप ही का टाइम है, आप चिंतित मत होइए। गोपाल नरसिंह जी चीफ एडिटर हैं, डिवाइन मिरर चैनल रुड़की से हैं और ब्रह्मा कुमारी से बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं। बड़ा मैं सुबह सुबह अमृत बेले इनका कविता में रोज़ नया कविता लिखते हैं, पिछले 3 साल से तो मैं रोज़ देख रहा हूँ, पता नहीं कितना भंडार भरा पड़ा है आपके अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि जो है सियार को भेड़िया बता के खबर चला देना फर्जी खबर है या गलत सूचना है,
इस पे बताइए, और ये चुनौती है अवसर इस पे। स्वयं ही जवाब दे रहे हैं, खबर है नहीं ना, आप कह रहे हैं खबर चला करके, अरे बट जवाब तो स्वयं दे रहे हैं आप तो पत्रकार है ना, आप अपने नजरिए से देखिए ना, वो तो हमारे आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। वो तो आप मान रहे हैं ना। ओम शांति। आज की रात चांद हड़ताल पर है, सूरज ही उसकी एवज में आएगा। एक दूसरा उदाहरण सुन लीजिए। यकीन मानिए, नेत्रहीन आंखों देखा हाल सुनाएगा, जिसे सुनकर बहरा धीरे धीरे मुस्कुराएगा। तो यहाँ पे अभी बना के सुना रहे हैं, पहले से बना के लाए थे। ये कॉपीराइट मेरा ही है, किसी और का नहीं। अच्छा, तो ये जो अभी जो बहस चल रही है इस बात की कि झूठी खबर या सूचना, अभी कल की ही बात है। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया। यह खबर बड़े जोर शोर से आई और यह खबर आई कि वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। आज उसका खंडन आया, भाजपा ने कहा यह झूठी खबर है। तो ये रोज होता है, किसी एक दिन रोज की घटना है ये। अभी इसका खंडन हुआ और अभी 1-2 दिन पहले हुआ कि बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की झूठी सूचना देने वाला गिरफ्तार। एक व्यक्ति ने 112 नंबर पर कॉल किया कि साहब यहाँ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं बदमाश। पुलिस वहाँ पहुँची, कुछ था नहीं, तो ये एक झूठी सूचना हुई, क्लियर कट, और इसमें भी अपराध है। यदि ऐसी कोई सूचना देगा तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। गलत सूचना वह सूचना होती है जिसको हम सच समझ बैठ जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर पिछले दिनों लता मंगेशकर जी की मृत्यु की सूचना प्रसारित हुई, इतने बड़े पैमाने पर हुई कि उसको बताना ये मुश्किल हो गया कि नहीं वो जिंदा है। उनके परिवार के लोग बार बार दावा कर रहे हैं कि वो सुरक्षित है, लेकिन हम लोग संवेदनहीनता के सीमा को भी लांघते हुए इस तरह की खबर करते हैं। इससे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी खबर चली है इस तरह की। तो ये आज की बात नहीं है, लगातार ये हो रहा है और इसमें जानबूझकर कुछ लोग सनसनी फैलाते हैं। मेरे से एक बार खबर छपी, कोमल भाई, मैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप से जुड़ा था, तो हमारे यहाँ यूजीसी की टीम आई, रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा देने के लिए इंस्पेक्शन हुआ। मैं उस टीम के साथ था, तो टीम डिस्कस कर रही थी और उनका बहुमत का जो व्यू था वो था कि यहाँ के मानक पूरे नहीं करते ये, और इसलिए ये आईआईटी के लायक नहीं है। मैंने उनकी बातचीत के आधार पर खबर बनाई और वो खबर मैंने भेज दी हिंदुस्तान अखबार में, और वो छपी तो उसका जो शीर्षक छपा कि रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा देने से इनकार। अब वो खबर गई तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया, और जो उसके कुलपति थे डॉक्टर डीवी सिंह, उन्होंने एक प्रोफेसर को मेरे पास भेजा और कहा कि आपको कुलपति जी बुला रहे। मैंने कहा भाई क्या बात है, कि आपने झूठी खबर छापी। मैंने कहा भाई कुलपति जी को अगर कोई मेरे से शिकायत है तो लिख कर दे दें कि नहीं आपको चलना पड़ेगा। मैं कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, कुलपति जी को मुझसे काम है तो मेरे पास आए, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी खबर सच है। तो ये कहा भाई सच कैसे है, वो तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया। तो मेरी खबर में लिखा था सर कि यूजीसी की टीम ने निरीक्षण किया और उन्होंने ये संकेत दिए कि रुड़की विश्वविद्यालय मानक पूरे नहीं करता और ये आईआईटी बनने लायक नहीं है। एक शब्द था संकेत, उस संकेत शब्द के कारण मेरी जान बची। तो खबर वो सच थी, इंडिकेशन दिया था, लेकिन उसके बाद वो परिवर्तित हुई
और हमारी जो सोच थी, कहीं दंगे हुए कि कितने मरे, 4 मरे, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है, मरे वास्तव में ज्यादा थे। नहीं यार, तो ये जो भ्रम है, ये सूचना का भ्रम, खबरों का भ्रम, ये मायाजाल है और ये लगातार जारी रहेगा। सचेत रहने की आवश्यकता है। झूठी सूचना पर जब तक आप उसको प्रमाणित न कर लें, उसकी तहकीकात न कर लें, तब तक उस पर यकीन न करें और उसे आगे न बढ़ाएं। यही निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आपसे आपके बगल वाले ही सवाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठहरिए जरा, हम आप उसको बनाए रखिएगा, भूलिएगा मत सवाल को। हाँ, मैं गोपाल नरसिंह जी ने जो बात कही, इसमें एक सवाल तो और खड़ा कर दिया, मेरे मन में खड़ा हो गया, जो मैं चाहता हूं कि आपके तरफ से ही खड़ा हुआ होगा, जो मुझे टच किया। इन्होंने कहा कि संवेदनहीनता, जब हम उसको फॉरवर्ड करते हैं तो संवेदनहीनता है। अब मुझे ये बताइए कि लोग जब अपने यूट्यूब पे, अपने सोशल मीडिया पे ट्रैफिक इंगेज करने के लिए अगर इस तरह की खबरों को प्रसारित करते हैं, तो वो संवेदनहीनता है या लालच है? संवेदनहीनता है या लालच है? हैं? क्या है? अरे आगे आइए ना इधर थोड़ा सा, आप वहाँ हैं? माना दोनों सही है ऐसा? अच्छा, संवेदनहीनता कैसे और लालच से क्या फर्क है भाई? अरे आप वहाँ बैठिए मत, यहाँ बताइए ना। यहाँ हम आपको तो, आप तो दिखाई दे रहे थे ना वहाँ से, यहाँ से बोलिए। आप दूर से बोल रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा था। सर, जो हम शब्द का चयन कर रहे हैं, यूज करते हैं ना सर, यूज करते हैं, हाँ, वो थोड़ा बियॉन्ड द लिमिट हो गया, या क्या हो गया है? बियॉन्ड द लिमिट हो गया या असंसदीय हो गया? असंसदीय, असंसदीय, असंसदीय। अच्छा, यानी कि ठेस पहुंचा हुआ वर्ड हुआ, वर्ड होता तो लालच होता है सर। मैं समझ नहीं पाया सर, आप लोग समझ पाए क्या? एक बार जरा क्लियर कर दीजिए, और क्या कह रहे हैं आप? नहीं, सवाल ही थोड़ा मुझे और एक बार बोलिए सर। ठीक है, उत्तर मिल गया, उसका उत्तर आपने दे दिया, आप बैठिए। थैंक यू। सर, आपसे तो पाकिस्तान के वार्ता के साथ आपको लगाना चाहिए। अरे देखिए, संवेदनहीनता जो है एक बड़ा आज के समाज के लिए तैरता हुआ यक्ष प्रश्न है। अगर किसी लड़की को 42 टुकड़े 52 टुकड़े काट के अगर फ्रिज में भर दिया जाए, तो कहीं न कहीं संवेदनहीनता, मतलब व्यक्ति संवेदन शून्य हो गया है। उसको संवेदना, दर्द, पीड़ा, अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको। लालच, दौलत के चक्कर में अगर ऐसा कर रहा है, तो लालच उसके ऊपर इतना सवार है कि उसकी आंखों पे पर्दा डाल दिया है कि यह क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये दो चीज़ें इंसान को बड़ी तेजी से उस सुनामी की तरफ से बहाए ले जा रही है, जहां हमें रोके कोई रोक नहीं पा रहा है। और उसका निष्कर्ष क्या है? आज समाज में हम रहते हुए, व्यक्ति होते हुए भी, हम इंसान, शैतान, हैवान, उसकी श्रेणी से भी निम्न स्तर पे हैं। रावण के ज़माने में भी इस तरह के घटनाओं का कहीं जिक्र नहीं है। रामायण में भी ना है, ना महाभारत में। कभी नहीं है कि 5 साल की बच्ची से, 2 साल की बच्ची से। रामायण में कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तो ये जो संवेदनहीनता है, पत्रकारिता में ये जो झूठी सच्ची खबरें का है, लालच है, ये सब जो है व्यक्ति के दिलो दिमाग पे इतना हावी है कि ना तो अपना और ना ही पराया, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा। अब चूंकि ये सूचनाएं चल रही हैं, फर्जी खबरों की बात चली, एक चुनौती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ मुरारी गुप्ता जी से कि ये चुनौती सिर्फ समाज के लिए है या हमारे व्यक्तिगत लेवल के लिए भी है? इस पे हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। मुझे ये बताइए कि चुनौती किसके लिए है? सोसाइटी के लिए है या हमारे लिए भी है?
मुरारी गुप्ता जी ये डिप्टी डायरेक्टर हैं दूरदर्शन केंद्र जयपुर में, आप पधारे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह चुनौती किसके लिए? बिल्कुल, आपका चुनौती तो निश्चित रूप से पूरे समाज और राष्ट्र के लिए है, और कहीं न कहीं हमको इससे बचना भी चाहिए। जहाँ तक ये पूरा विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, आपने भी चर्चा की कि आपने सवाल किया अपनी ऑडियंस से, तो आपको याद आ रहा होगा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र, जब खुद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहलवाया था, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा गजो। अब ये आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या मिस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा अलग मानना है। आप यदि पूरी तरह सैद्धांतिक रूप से यदि मानेंगे कि फेक न्यूज़ समाज के लिए पूरी तरह गलत है, तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। महाभारत का उदाहरण अपन लेते हैं। महाभारत में जहाँ पांडव धर्म पक्ष में थे, कौरव अधर्म के पक्ष में थे, भगवान कृष्ण को पता था कि धर्म को जीतना है। धर्म को जीतने के लिए मार्ग क्या हो सकता है? वो मार्ग अधर्म का भी हो सकता है, पर चूंकि विजय धर्म की होनी है इसलिए वो मार्ग सत्य है। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से जो द्रोणाचार्य है उसका शीश कटवाया था। वैसे तो यदि हम सामान्य तौर पर देखें तो वो खबर भी फर्जी थी, और जिन्होंने जो उसके साथ व्यवहार किया वो भी गलत था, पर चूंकि जीत धर्म की होनी है, धर्म की स्थापना होनी है, इसलिए ये सब चीज़ें आवश्यक है। डॉक्टर जितेंद्र जी ने उदाहरण दिया कसाब का। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पुलिस को ऐसी खबरें प्लांट करनी पड़ती है। उनको पता है कि जो जिनका उनको शिकार करना, यानी जिन लोगों को उनको पकड़ना है, उनके लिए जब तक हम वो लोग चीज़ें प्लांट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से मीडिया में या दूसरी तरीके से या व्हाट्सएप पर, तो उनको उनका शिकार मिलेगा ही नहीं। तो हमको ये मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा को भी यदि भ्रष्ट करना है तो उसके लिए भी उसके अगेंस्ट में फेक न्यूज़ हमको एक प्लांट करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इस तरह की। और महाभारत से एक छोटा सा उदाहरण और पीछे जाता हूँ, रामायण का। आपको पता हो जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, सीता जी अशोक वाटिका में थी, रावण चाहता था कि वो उनसे विवाह करें। तो उस समय आपको एक यदि प्रसंग में ध्यान हो तो रावण ने एक भगवान राम का कटा हुआ शीश, मायावी शीश सीता जी के सामने प्रस्तुत किया था। ये फेक न्यूज़ थी जिसके माध्यम से रावण चाहता था कि सीता जी उनसे विवाह करें कि राम जी की मृत्यु हो गई है। तो ये फेक न्यूज़ आज से नहीं चल रही, फेक न्यूज़ हजारों सालों से चल रही है, और उसका जो सामना है हम किस तरह कर रहे हैं, चुनौती तो निश्चित रूप से है, पर उसको हम किस तरह एक पॉजिटिव रूप में भी ले सकते हैं क्या, ये हमारे सबका चिंतन का विषय है। धन्यवाद। तो इसका मतलब ये फेक न्यूज का चक्कर तीनों जगहों में चल रहा है। अरे आज के तरह न राम है न सीता है, आज के तो सब, इसको किस संग में मिलेंगे आप? देखिए मुरारी गुप्ता जी ने रामायण और महाभारत काल की बातों को लाके अच्छा किया कि आज के युग में संभवतः यदा कदा ही लोग जहाँ पे संवेदनहीनता और लालच जैसी चीज़ सवार है चर्चा करते होंगे। फिर मैं वही आता हूँ, मुरारी गुप्ता जी से जब मैंने पूछा था कि यह चुनौती किसके लिए है, मैं आपके ऑडियंस में से जानना चाहता हूँ कि यह चुनौती किसके लिए है। ना कौन सा जी? हाँ हाँ हाँ, तब महासती ये बंदा ने श्राप दिया था लक्ष्मी नारायण भगवान को कि तुम पत्थर के हो जाओ, इसीलिए तुलसी माता को पूजा जाता है। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक रामा एक श्यामा। तो ऐसा लक्ष्मी नारायण ने भेष बदल के उनके साथ भी किया था। तो इसका मतलब पुराना जमाना सब फेक न्यूज से भरा गया। जमाना बिल्कुल है, ये तो लिखा है, शास्त्रों में लिखी है ना ये तो। अब आप सतयुग की बात उठा के लाइएगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो पूछना पड़ेगा ना उस समय। जी मैं समझ गया आपकी बात को। फेक न्यूज है वो, सुन से ना वो समझ गए। वो अब मुरारी गुप्ता के हम दूसरी बात को नहीं उठा रहे हैं, हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि यह चुनौती फर्जी और गलत सूचना की जो चुनौती है किसके लिए है, कौन बताएगा इसमें? जी ओम शांति।
मैं चुनौती किसकी है उससे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, किसके लिए, इससे पहले ये जानना चाह रहा हूँ। डेस्क में सीनियर लोग बैठे हुए हैं जो पॉलिसी मेकिंग लेवल में डिपेंड रखते हैं, तो मुझे ये पहले ये प्रश्न जानना ज़रूरी हुआ, जैसे त्रिवेदी जी ने कहा कि कोई भी न्यूज़ प्लान भी होता है, तो यही चीज़ को शायद मुरारी सर ने भी एक्सेप्ट किया, तो ये कितनी जायज़ है? मीडिया विंग्स में, मीडिया में बैठकर हम किसी भी चीज़ को अगर हम ही उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, हम ही उस चीज़ को प्रोडक्ट कर रहे हैं, चाहे धर्म की जीत लेना हो चाहे राष्ट्र की जीत लेना हो, वो चीज़ एज अ मीडिया पर्सन, एज अ मीडिया इंडस्ट्री, एज अ मीडिया इंस्टीट्यूशन वो कितनी जायज़ है? अगर वो जायज़ है, अगर इसको आप लोग जायज़ मानेंगे तो ये चैलेंज किसी की नहीं है, वो तो एक्सेप्टेंस हुआ ना। अगर हाँ ये गलत है तो ये चुनौती, चैलेंज हमारे लिए भी है, समाज के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है। थैंक यू। मैं आपके सवालों पे ही सवाल पूछ रहा हूँ कि आजकल मीडिया किसको मानते हैं आप? आज जो छोटे बच्चे के हाथ, एक सेकंड ठहर लीजिए, रुक जाइए ना आप। अगर एक छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, जो टीनेज है, जो 16 साल का है, 18 साल का है, 19 साल का है, 20 साल का है, और उसके आजकल टेलीविज़न से और अखबार से सब डिजिटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मीडिया किसको मान रहे हैं आप? वो जो बच्चा जो उसको वायरल कर रहा है, जो लिख रहा है, उसको क्या कहिएगा आप? अगर मेरी हिसाब से कहेंगे तो जहाँ पे एडिटर नहीं है वो मीडिया नहीं है, वो जस्ट मीडियम है। वो हम जो जहाँ पे एडिटर बैठता है, जिस चीज़ को वो देखता है, सेंसर करता है, तो वही मीडिया, हम उसी मीडिया का चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया जवाब। वो उनका एक सवाल था आपका ना जी, पूछ ले, भूल जाएंगे आप, पूछ लीजिए, क्योंकि अभी 2 लोग बोलने वाले हैं और टाइम भी हो रहा है। मैं तो हाँ गोपाल जी से पूछना चाह रहा था, मीडिया, जैसे आपने द्विवेदी जी ने भी बोला कि मीडिया तो अभी सब लोग बन गए हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट जैसे बोला जाता है, तो जैसे राइट्स आ गया इंफॉर्मेशन शेयर करने का, क्या साथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है कि आप जब शेयर करते हैं उससे पहले कम से कम चेक कर लें? एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं, इसलिए जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया अंधाधुन आगे पास ऑन कर दिया। छोटा सा एक उदाहरण दूंगा उसके लिए। एक किसान अपने 10-11 साल के बच्चे के साथ और अपने गधे, सर आप सवाल पूछ रहे हैं या अपना कहानी कुछ बताएं? एक कुछ बता रहे हैं। अच्छा। एक किसान अपने 10-11 साल के बच्चे के साथ अपने गधे को लेके जा रहा था, चल रहा था, तो लोग हंसने लगे कि अरे देखिए गधा साथ में है तो भी पैदल जा रहे हैं। तो किसान अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा देता है। थोड़ी देर आगे जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे देखो कितना निर्दयी बाप है, छोटे बच्चे को, कितना बेवकूफ़ बच्चा है, बूढ़ा बाप चल रहा है और बच्चे को गधे पे बिठा रखा है। तो बच्चा उतर जाता है, बाप ऊपर बैठ जाता है। आगे जाते हैं तो बोलते हैं अरे कितना निर्दयी बाप है, छोटा बच्चा चल रहा है और बाप पैदल चल रहा है। उसके बाद वो लोग दोनों बैठ जाते हैं, कहते हैं अरे कितने निर्दयी लोग हैं, कमज़ोर जानवर के ऊपर 2-2 लोग बैठे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में गधे को अपने सिर पे रख लेते हैं दोनों लोग मिलके। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे इसके लिए कि लोग क्या कहेंगे, हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएं, वो बहुत गलत है। मैं अपने प्रश्न पे आऊँगा। आपके लिए प्रश्न था बहुत अच्छा, आप में न्यूज़ सेंस था जब आपने वो ऑडिट देखा यूजीसी का और आपने खबर चलाई कि IIT को मना कर दिया गया है। उसके बाद जब आपको पता लगा, डिड यू फाइल अनदर स्टोरी कि मिल गया उनको? नहीं, उसके बाद तो खबर थी, खबर गई, वो तो जाएगी। जी जी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पब्लिकली एडमिट किया, महानता है आपकी। खबर 2 स्टेप की थी जी। एक एक्टिविटी खबर थी, एक्टिविटी में हमने कहा ये संकेत दिए हैं, उसके बाद जब सर्टिफिकेट मिल गया तो खबर तो बनी गई। ठीक है, हो गया। मैं क्वेश्चन है किससे? गोपाल सर से पूछ लीजिए। हेलो, निश्चित रूप से देखिए, हम पत्रकार हैं, जो हम देख रहे हैं उसकी रिपोर्ट बनाना हमारी ड्यूटी है। हम अब सर्टिफिकेट नहीं किसी से, फिर तो हमें एफिडेविट लेना पड़ेगा लोगों का कि भाई आप ये एफिडेविट दीजिए हमको, तो हम खबर भेजेंगे। अगर मौके पर कोई घटना हो रही है तो उसकी खबर हम भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूर लिखिए। सर वो कह रहे हैं कि बातचीत के आधार पे, आप सुन रहे हैं उनकी बात? बिल्कुल जी। नहीं, हियर से नहीं, हियर से वाली खबर नहीं होती। थैंक यू। हियर से कोई खबर नहीं होती। थैंक यू, थैंक यू। मैं देखिए, जो हमारा सवाल था वो अभी भी सवाल ही है, और इस सवाल का हमें उत्तर नहीं मिला है कि यह चुनौती किसके लिए है। सर, मैं मान सिंह जी सर बैठे हैं,
दीदी तो आशीर्वचन देंगी। अच्छा, तो दीदी से सर वो हम आपसे पूछेंगे। मैं कहता हूँ कि दीदी आप जरा बताइए, भाई साहब ने कह दिया, मान सिंह जी ने कि दीदी से, दीदी आप बताइए ये जो सब उल्टा सीधा झूठी सच्ची ये कैसे मिटेगा सब चुनौती बाबा की भाषा में। दीदी हमारी विद्या दीदी हैं और बाबा के ज़माने से हैं और बहुत तपस्विनी हैं, पूरा जीवन इन्होंने खपा दिया है और इनको झूठ और सच और व्यर्थ और निगेटिव और गलत और सही इन सब चीज़ों से परे हो गई हैं। तो मैंने कहा कि इससे अगर ऊपर उठना हो तो आप एक छोटा सा मंत्र बता दीजिए क्या है। ओम शांति। जिस विषय पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली ये सभी नेगेटिव बातें हैं जो मन को भी नेगेटिव करती हैं। पॉजिटिविटी की तरफ कभी जा भी रहे हो, लेकिन जब ऐसी बात सुनते हैं तो मन कई बार नेगेटिव संकल्पों में ही रहता है। आप जिस क्षेत्र में हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं, इस एक दौर से आपको निकलना पड़ता है, लेकिन अनुभव ये कहता है कि दुनिया की ये जो बातें हैं जो शुरू से ही चलती आ रही हैं, जिसको आप गलत समझते हैं उसी बात को दूसरा सत्य समझता है, और जिसको आप सत्य समझते हैं उसको दूसरा गलत समझता है। लेकिन यहाँ जो ये राजयोग सिखाया जा रहा है वो अभी हमें इन बातों पर ज़्यादा अटेंशन देने के लिए कहता है कि अगर हमारा सारा ही समय इन सब बातों में ही चला जाएगा तो आप अपने लिए कब समय निकालेंगे। दुनिया में व्यक्ति जीवित है तब तक उसके लिए सच्चा और झूठा ये बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अगर हमें कुछ अपनी आत्म जागृति करनी है तो दुनिया में जो हो रहा है और जो होता रहेगा वो तो चलना ही है, उसको आप या आप उससे मुक्त नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी तरफ कुछ अटेंशन देना है, देखिए सारा दिन आपका कहाँ जाता है, दुनिया की इन खबरों में ही कहाँ सत्य चल रहा है और कहाँ असत्य चल रहा है। रात को नींद में भी वही बातें याद आती हैं, है ना। सुबह उठते हैं तो पहले अखबार हाथ में होता है कि अरे भाई क्या आया है, क्या नया है, क्या उल्टा सीधा है। लेकिन इन सब बातों से थोड़ा समय अगर हम न्यारे होकर अपनी तरफ अगर हम देखें कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने अपने लिए स्वयं के लिए क्या किया है और स्वयं के लिए मुझे क्या करना है। समाचार लिखना पढ़ना वो तो एक हॉबी हो गई है रोज की, लेकिन क्या हम इन सब बातों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, न्यारा कर सकते हैं? क्या इन सभी बातों का कोई टेंशन हमें सताता तो नहीं है? तो अब इन सब बातों में रहते हुए, अपने एक क्षेत्र में रहते हुए, हमने अपने आप को
थोड़े समय के लिए न्यारा करना होगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक ये समाचार तो हमको मिलते ही रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो असत्य खबर है वो हमारे मन को ऊंचा नीचा कर देती है और सत्य खबर हमारे मन को कहीं खुशी दिलाती है। तो खुशी और गम के बीच हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा ये विचार कीजिए कि क्या जीवन का सारा समय इस सत्य और असत्य की बातों में ही हमें रहना है, या हमें इन बातों से थोड़ा पार होके अपने लिए भी कुछ करना है। संसार को तो आप समाचार दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय आप अपने लिए निकालिए। अगर आपका समय दुनियावी बातों में ही चला जाएगा तो आप अपने लिए कब समय निकालेंगे? या ऐसा सोचते हैं कि हमारा तो जीवन इन्हीं बातों में से पूरा हो रहा है, उसी में ही हमें तो आनंद आ रहा है, कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति बन गई है। लेकिन नहीं, हमें अपने लिए कुछ करना है। आप सभी के लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं? क्या आपने कभी अपने लिए कुछ सोचा है कि मैं अपने लिए भी कोई विशेष समय निकाल रहा हूं? अपनी आत्मा की उन्नति के लिए भी मैं कभी कुछ सोचता हूं? या हम समझते हैं कि हमारा तो जो व्यवसाय चल रहा है सारा ही समय हमारा तो उसी में ही चला जाता है, तो हम अपने लिए कब सोचेंगे? व्यवसाय को आप कर रहे हैं और करते रहिए, जितना हो सके इन नेगेटिव बातों से अपने को बचाते रहिए। और सबसे पॉजिटिविटी की एक ही बात है कि सेल्फ को पहचानिए। दुनिया का सारा ज्ञान आपके पास है, लेकिन आप कौन हैं, किसकी संतान है और परमात्मा ने हम सभी को इस दुनिया में किस लिए भेजा है? तो अगर इन्हीं सवालों का जवाब हम अपने लिए ही थोड़ा समय निकालकर पूछ लेंगे तो शायद आप इस नतीजे पर आएंगे कि इन सभी बातों का जवाब आपके पास नहीं है। तो आपसे ये अनुरोध है कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क से आप आए हैं तो एक बार आधा घंटा विशेष समय निकालकर आप सेंटर पर जाइए और वहाँ जाकर के ये बहनें क्या सिखाती हैं उसको थोड़ा सीखने का प्रयत्न कीजिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इतने ऊंचे और पवित्र स्थान पर आए हैं। तो इस पवित्र स्थान पर आकर केवल एक शुद्ध संकल्प अपने लिए करके जाइए कि अगर मैं सारी दुनिया के लिए समय निकाल सकता हूं तो अपने लिए क्यों नहीं। तो ये सत्य बात है। इस सत्य बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा ना हो कि भगवान के घर आकर भी आप खाली जाएं। तो अपने आप को भरपूर कीजिए और दुनिया की चिंता करते हुए थोड़ा समय
स्वचिंतन के लिए निकालिए तो क्या होगा, आपका ये जीवन संवर जाएगा। तो आप सबसे विशेष अनुरोध है कि भले अखबार की बातें कीजिए, पर साथ साथ जो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, इतना ऊंचा कार्य कर रहे हैं, ये भारत हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, ऐसा ही मैं तो कहूँगी, क्योंकि भारत सब देशों में से ऊंचा है और उस तीर्थ स्थान में भी ये माउंट आबू, ये आबू, उसमें भी विशिष्ट तीर्थ है। तो ऐसे तीर्थ स्थान पर आकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाइए, ऐसा परमात्मा संदेश है। और रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू दीदी। इन्होंने एक शब्द कहा है, पता नहीं आप लोग उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कि दुनिया का ज्ञान हमारे पास है और पत्रकारों को, जो पत्रकार बनने के बाद जो सबसे बड़ा अवगुण आता है पहले, कि मेरे से ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है ना। ये सब मतलब फैक्ट बता रहा हूँ कि कोई भी उसके सामने, अरे पत्रकार ये क्या है, ठीक है, मतलब लगता है कि सबसे बड़ा विद्वान पत्रकार होता है। बट पत्रकार को अगर ये ज्ञान ना हो कि मैं कौन हूँ, तो दीदी ने कहा कि जिस जगह पे आप आए हैं, उस सच को, उस सच सूचना को, इस सच खबर को जरूर आप तलाशने की जो है कोशिश कीजिएगा। और मैं मिश्रा जी के पास आऊँ, मैं शांतनु भाई से इजाज़त लेके आया हूँ कि हमने कहा कि भाई आप 10 मिनट हमको दे दीजिए, हालांकि हमारी गाड़ी ऑलरेडी, हम लोग अपने निर्धारित समय से देरी से चल रहे हैं। तो मैं मान सिंह सर से कहता हूं कि मैं अभी भी उस प्रश्न का जो है उत्तर मैं तलाश रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे कि झूठी खबर, फर्जी खबर है तो सबको पता हो गया, पर चुनौती किसके लिए, इस पे अपना प्रकाश डालिए। मान सिंह परमार सर कुलपति रहे हैं अहिल्या विश्वविद्यालय। देखिए, ऐसा है कि मैं अपनी बात की शुरुआत थोड़ी और कहीं से करूंगा और जवाब उसी में दूंगा। देखिए, भारतीय संविधान ने एक अनुच्छेद 19(1) है, उसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता दी है, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, आपको गलत खबर फैलाने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी है। उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, कम से कम 8, जो आपको सजा दिला सकते हैं गलत खबर देने या कोई ऐसा काम जिससे दंगे फसाद हो जाए। तो और बहुत सारे कानून भी है, बहुत सारी बातें हैं, आईटी कानून है, आईपीसी की बहुत सारी धाराएं ऐसी है कि हर रोज कम से कम भारत में 100 पत्रकारों को उनके ऊपर डिफेमेशन का केस हो सकता है, और भी कई मामले हो सकते हैं। मेरा ये है कि मेडिकल प्रोफेशन है, आप बताइए उसमें बिना डिग्री का डॉक्टर देखा आपने कोई? अच्छा, अभी तो है, बोलने की आज़ादी है, बोलने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इंजीनियर है, इंजीनियर की डिग्री के बिना बिल्डिंग खड़ा कर देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। परंतु पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड हो गया है कि हर कोई अपने को पत्रकार समझने लगा है। देखिए, आप सब बैठे हैं, भाई यूज़ वैल्यूज़ क्या होती है, किसको पता है? मुझे बताइए हाथ ऊपर करके। समाचार मूल्य किसको कहते हैं? आप लोग रोज़ अपना यूट्यूबर हैं, कुछ ना कुछ चलाते हैं, समाचार के बारे में क्या जानते हैं? समाचारों का चयन कैसे होना चाहिए, समाचार कैसे देना चाहिए, गलत खबर क्यों देंगे? बताइए समाचार मूल्य क्या होते हैं? आप में से बताइए, मीडिया और मीडियम में क्या फ़र्क होता है? जितने लोग बैठे हैं, एक मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर पत्रकार है तो डिफरेंस बिटवीन मीडिया एंड मीडियम। मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया एजुकेशन होना चाहिए और बिना डिग्री के किसी को अखबार में, टीवी चैनल में और अन्य संस्थानों में काम के लिए रोक लगाना चाहिए। ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं हल होगी।
एक मिनट पहले बढ़ जाइए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ।